ठीक है। ड्यूटी है बताने की। हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, तो आज हम लोग उस दिन शुरू किए थे दिल्ली सुल्तान्स के बारे में, हिस्ट्री का 3rd चैप्टर। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। और उस दिन हम लोगों ने देखा था कि दिल्ली सुल्तान्स में या दिल्ली सल्तनत में लगभग 5 डायनेस्टी है जिन लोगों ने शासन किया। और साथ ही हम लोगों ने यह भी देखा था कि दिल्ली को कैपिटल बना करके शासन करने वाला पहला शासक वंश कौन था, है ना। उसमें हम लोगों ने देखा था कि यह तोमर राजपूत वंश था, है ना, जिन्होंने पहले दिल्ली को राजधानी बनाया और उसके बाद वहां से शासन किया। फिर उसके बाद चौहान वंश आया और बाकी डायनेस्टीज के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। हम लोगों ने यह भी देखा था कि 1206 से लेकर करके 1526 तक, है ना, 1206 से लेकर 1526 तक यही पीरियड है ये दिल्ली सुल्तान्स का। क्लियर है। इसी को हम लोग सल्तनत पीरियड भी कहते हैं या सल्तनत युग। और हमने यह भी चर्चा किया था कि इस पीरियड के शासकों को सुल्तान क्यों कहते हैं, है ना। और सुल्तान का अर्थ हमने जनरली बताया था कि यह रूलर होता है, शासक होता है। और जिस तरह से राजा का क्षेत्र को राज्य कहते हैं, सम्राट के क्षेत्र को साम्राज्य कहते हैं, है ना, एम्पायर के क्षेत्र को एम्पायर कहते हैं, उसी तरह से सुल्तान के क्षेत्र को सल्तनत कहते हैं, है ना। लेकिन जनरल राजा और सुल्तान में क्या डिफरेंस है, इसको हमने उस दिन क्लियर किया था। और वो क्या था, तो हमने यह कहा था कि सुल्तान जो है यह इस्लामिक किनशिप से आने वाला रूलर है। और मुसलमानों का जो रिलीजियस लीडर होता था, जो बाद में पॉलिटिकल लीडर भी हो गया पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों का, और यह होता था खलीफा। कौन होता था? खलीफा, है ना। और खलीफा का अर्थ क्या है? लीडर। तो ये जितने भी रूलर हुए दिल्ली सुल्तान्स में, इन सब ने अपने को इस खलीफा से जुड़ा हुआ माना और अपने को इसका सबऑर्डिनेट माना। हालांकि ये इंडिपेंडेंट रूलर्स थे और इन लोगों ने कभी भी खलीफा से हेल्प नहीं लिया और ना ही खलीफा इन लोगों के लिए कोई आदेश जारी करता था, कोई ऑर्डर देता था। लेकिन फिर भी इन लोगों ने सिंबॉलिक रूप से खलीफा के सुप्रीमेसी को माना और अपने को उसका सबऑर्डिनेट यानी वैसल रूलर्स माना, सामंत शासक। और ऐसे ही शासकों के लिए सुल्तान शब्द का प्रयोग होता है ना। आगे हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के शासकों ने शासन कैसे किया। उससे पहले एक और चीज आया हुआ है, द मस्जिद। है ना, ये मस्जिद क्या होता है? तो हम लोग मंदिर से फैमिलियर हैं, है ना, जहां हिंदू धर्म के लोग जाते हैं और प्रेयर करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। चर्च में क्रिश्चियन से जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं, है ना। अब यहाँ कुछ वर्ड जो तुम्हारे बुक में है और उसको क्लियर करना जरूरी है। ये कह रहा है ए मॉस्क इज कॉल्ड ए मस्जिद इन अरेबिक। ये मस्जिद वर्ड किस भाषा से लिया गया है? तो अरेबिक से। लिटरेरी ए प्लेस वेयर ए मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स इन रेवरेंस टू अल्लाह, जहां पर मुस्लिम पूजा अर्चना करते हैं और अल्लाह या ईश्वर को सामने मान कर करके घुटनों के बल सजदा करते हैं, माथा टेकते हैं। कांग्रेगेशनल मॉस्क, कांग्रेगेशनल मॉस्क का क्या अर्थ है? तो कांग्रेस का मतलब है असेंबली, एक लार्ज गैदरिंग, जहां पर बहुत सारे श्रद्धालु एकत्र होते हैं। और यह वैसा मॉस्क है, मस्जिद है, जहां पर जनरली फ्राइडे प्रेयर होता है।
फ्राइडे का जो प्रेयर होता है, जो नमाज होती है, वह एक बड़ी सी मस्जिद में होता है और वहां पर बहुत सारे लोग जमा होते हैं और इसी को मस्जिद जामी या जामा मस्जिद कहते हैं। दूसरा मस्जिद क्या है? तो मस्जिद जामी या जामा मस्जिद, मस्जिद जामी है ना, या इसी को जामा मस्जिद भी कहते हैं, जामा मस्जिद। और ये जामा मस्जिद का क्या अर्थ है? तो जामा का अर्थ है एक लार्ज गैदरिंग। तो यह ऐसा मॉस्क है जहां पर लार्ज नंबर्स में मुस्लिम श्रद्धालु आते हैं और ये फ्राइडे प्रेयर्स को अंजाम देते हैं। ऐसे मॉस्क को ये कांग्रेगेशनल मॉस्क या फिर मस्जिद जामी कहते हैं। नेक्स्ट है कि जिस तरह से मंदिरों में पुजारी होते हैं, प्रीस्ट होते हैं और वह पूजा अर्चना संपन्न कराते हैं, ठीक इसी तरह से जो मुस्लिम प्रेयर करता है, नमाज जिसको बोलते हैं, यह कैसे करता है? तो इसके लिए वह अपना एक लीडर चुनता है और यह लीडर को इमाम कहा जाता है, जो उसका प्रेयर संपन्न कराता है, इमाम है ना। तो यह इमाम होता है जो आगे आगे रहता है और वो जिस तरह से करता है, पीछे में कई लाइनें होती हैं और वो लोग नमाज पढ़ता है या अपना प्रेयर पूरा करता है। नेक्स्ट देखें कि फ्राइडे प्रेयर में ये लोग एक तरह का क्या कहते हैं कि खुतबा भी पढ़ते हैं, जिसको सरमन कहा जाता है। और सरमन क्या है? तो सरमन एक तरह का धार्मिक उपदेश है, जो हम लोग रामायण, गीता, महाभारत या कुरान, बाइबिल वगैरह देखते हैं। इसमें थ्योरेटिकली कुछ किस्से कहानियां दी हुई हैं और उन किस्से कहानियों से हमें बहुत तरह का लाइफ स्किल्स मिलता है ना। ये किस्से कहानियां भगवान या उसके देवदूतों से संबंधित है, मैसेंजर से संबंधित है, किसी किसी इंसिडेंट को लेकर करके वहां पर एक तरह का डिस्क्रिप्शन दिया गया है और उससे हम लोग कुछ लर्न करते हैं कि उस तरह के सिचुएशन में हमें किस मार्ग पर चलना है, किस रास्ते पर चलना है ना। तो ठीक उसी तरह से कुरान का कुछ अंश को, जो मुसलमानों का रिलीजियस टेक्स्ट है, उसके कुछ पार्ट को यहाँ पढ़ते हैं ये इमाम, है ना, जो प्रेयर को संपन्न करवाते हैं। इसको हम लोग खुतबा कहते हैं या सरमन कहते हैं, है ना। तो जो सरमन पढ़ा जाता है ये क्या है? खुतबा। ये जो फ्राइडे प्रेयर होता है केवल उसी में क्या कहते हैं कि ये सरमन दिया जाता है या जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसका एक अंश पढ़ा जाता है ना। आगे चलें कि ये मुस्लिम्स जो प्रेयर करते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, तो यह किस ओर, किस डायरेक्शन में अपना मुंह कर करके, तो उसके लिए एक वर्ड आया है और वह वर्ड है किबला। और यह किबला या डायरेक्शन यह किस ओर होता है? तो यह मक्का के ओर होता है, जो सऊदी अरेबिया का एक शहर है और वहां पर एक ब्लैक स्टोन है ना, और वहीं पर मुस्लिम हज यात्रा के लिए जाते हैं। तो यह किबला मुसलमानों का क्या है? तो मक्का की दिशा, द डायरेक्शन ऑफ मक्का, है ना, इसी को किबला कहते हैं, द डायरेक्शन ऑफ मक्का, द डायरेक्शन ऑफ मक्का। अब अगर मक्का का डायरेक्शन में ये लोग नमाज पढ़ते हैं या प्रेयर करते हैं, तो इसका मतलब है कि वह जो ब्लैक स्टोन है वहां से जो लोग वेस्ट डायरेक्शन में है या वेस्टर्न साइड में, तो वो लोग ईस्ट की ओर मुंह कर करके तब नमाज पढ़ते हैं। जो लोग वेस्ट में है वो लोग क्या कहते हैं कि ईस्ट की ओर, जो ईस्ट में है वो वेस्ट की ओर, जो नॉर्थ में है वो साउथ की ओर, जो साउथ में है वो नॉर्थ की ओर। तो यह किबला किसको बोलते हैं? तो मक्का के डायरेक्शन को, और इसी दिशा में लोग मुंह कर करके अपना नमाज पढ़ते हैं। आगे चलें कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने अपना शासन कैसे चलाया। हम लोग पहले देखते थे
कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे या सामंत होते थे या फिर वॉरियर चीफ्स होते थे, राजा इन पर भरोसा कर करके इनको अपने एरिया में शासन करने के लिए बहुत सारा पावर दिया हुआ था और ये लोग अपने एरिया को भी कंट्रोल करता था, टैक्स भी कलेक्ट करता था और फिर अपने सर्विसेज के बदले में अपने पास रखता था कुछ टैक्स। ये क्या कहते हैं कि हेलो नहीं सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये स्मार्ट रूम में क्लास चल रहा है, अब यहाँ का जो नेटवर्क होगा उसी से ना। अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है और यह रिकॉर्डिंग ऑलरेडी स्कूल के वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हो बाद में अगर कुछ रह जाएगा। हाँ बोलो। क्या क्या टू दिस? हाँ तो करो उसको, क्या दिक्कत है? हाँ तो करो ना, तुम्हारा जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज तो करना है। हाँ तो आगे चले कि यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है। तो हमने देखा था पहले कि जो वॉरियर चीफ्स होते थे या फिर जो सामंत होते थे, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे और वो लोग के पास में काफी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होता था और राजा महाराजा भी इन्हीं को ज्यादातर रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया करता था। लेकिन दिल्ली सल्तनत का जो प्राइमरी रूलर्स हैं या अर्ली रूलर्स हैं, इन लोगों ने इस तरह का मैनेजमेंट नहीं किया। जैसे इल्तुतमिश एक शासक है और उसने किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, तो हर इंपॉर्टेंट पोस्ट पर उसने अपने दासों को रखा जो स्लेव हुआ करता था। किसको रखा इल्तुतमिश ने? स्लेव को, है ना। और ये क्या है? दास। इसी को फारसी में कहते हैं बंदगान, है ना। बंदक सिंगुलर और इसी का प्लूरल बंदगान। ठीक है, तो ये दास या स्लेव ये लोग खरीदता था और जिस दास का जिस तरह का मेरिट होता था उसको उसी तरह से डेवलप करता था। चूंकि दासों को, स्लेव को अपने ऑनर का प्रॉपर्टी माना जाता था और इस वजह से इन दासों का कोई फ्यूचर नहीं होता था। जो उसका मालिक कहे वह उसको उसी तरह से करना है। और चूंकि यह दास पूरी तरह से डिपेंड होता था अपने ऑनर पर और इसी वजह से ऑनर भी इस पर भरोसा कर सकता था। और इल्तुतमिश ने पहले वाला जो वॉरियर चीफ्स है या लैंडलॉर्ड्स है या फिर फ्यूडल लॉर्ड्स है, इन पर इन लोगों ने भरोसा नहीं किया और इसने अपना स्लेव खरीदा और उसको डेवलप किया। हर तरह का स्किल उसमें डेवलप किया, ट्रेनिंग दिया, मिलिट्री वगैरह, और उसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तैयार किया और अपने ही दासों पर, अपने ही स्लेव्स पर उसने भरोसा किया और सारे पदों पर इन दासों को या स्लेव्स को ही रखा। तो शुरू में हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे, इसने अपने स्लेव पर भरोसा किया और उसी को बड़े बड़े पदों पर रखा। लेकिन इसमें होता क्या था कि अगर दास या स्लेव जो है, अगर वह उसके पिता एक राजा का है, तो जब राजा की मृत्यु हो जाती थी और दूसरा राजा गद्दी पर बैठता था, तब समस्या आती थी कि जो दूसरा राजा बैठता था उसका भी अपना स्लेव होता था, तो वह अपने स्लेव पर भरोसा करेगा, उसको देगा, हर पोस्ट पर रखेगा। तो जो पहले वाला सब स्लेव है उसका जो पोजीशन है वह इनसिक्योर हो जाता था और इस वजह से नए और पुराने दासों के बीच में एक तरह से संघर्ष भी होता था, स्ट्रगल भी होता था और इससे एम्पायर में कभी कभी अराजकता या कैओस की स्थिति भी होती थी। आगे चल कर करके और हमने इसी का परिणाम देखा था कि इल्तुतमिश के काफी योग्य एबल सब दास थे और उन्होंने बढ़िया से उसके अंडर में काम किया। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश ने उसकी मृत्यु हुई और उसकी बेटी रजिया सुल्तान वह रूलर बनती है, वैसे ही उन दासों ने उसका विरोध किया। विरोध इसलिए भी किया
कि वह जो स्लैब था वह उसके पिता का था, इल्तुतमिश का था, न कि रजिया का। रजिया का भी अपना दास रहा होगा, एक तो ये प्रॉब्लम है। और दूसरा हमने जो कहा कि उस समय चूंकि यह फ्यूडलिस्टिक मेंटेलिटी है, पुरुष प्रधान समाज है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, और इस वजह से यहाँ पर महिलाओं को ज्यादा अधिकार देने की बात नहीं की जाती थी। और यही कारण है कि जेंडर डिस्टिंक्शन पर आधारित व्यवस्था को ये लोग सपोर्ट करता था उस समय का स्कॉलर। और यही कारण है कि रजिया चूंकि मेल नहीं थी, फीमेल थी, इसीलिए उसका किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और हर तरह से योग्य होने के बावजूद रजिया केवल 1236 से लेकर करके 1240 तक सिर्फ 4 साल तक शासन कर सकी, और उसके बाद उसे पराजित कर हरा दिया गया, मार दिया गया। तो सारा स्किल होने के बावजूद एक रूलर का वह सक्षम या सफल नहीं होती है, सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। और उसका दो मेन कारण, एक तो उसके पिता के जो स्लैब्स थे उसने उस पर भरोसा नहीं किया, और दोनों तरह का जो स्लैब है उसमें स्ट्रगल हुआ। और दूसरा ये कि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था उसने एक स्त्री के एडमिनिस्ट्रेशन को, रूल को एक्सेप्ट नहीं किया, और रजिया के खिलाफ तरह तरह का कंस्पिरेसी होता रहा, और अंततः वह उसका शासन समाप्त हो जाता है। लेकिन खलजी और तुगलक डायनेस्टी के शासन काल में धीरे धीरे केवल अपने दासों को नहीं, दूसरे सब लोगों को भी शासन में इंक्लूड करना शुरू किया। अब ये दूसरे सब लोग कौन थे? तो यह इंडिजिनस लोग थे, जो उसका दास नहीं था, उन लोगों ने को भी उन लोगों ने शामिल किया, है ना। जैसे यहां पर तुम्हारे बुक में एक दिया हुआ है, ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक। सुल्तान मोहम्मद तुगलक का जो ऑफिशियल्स है, अधिकारी है, इसमें कौन सब लोग हैं उसका एक ब्यौरा दिया। ये वही सारे लोग नहीं है जिस तरह से इल्तुतमिश अपने सलैब को क्या कहते हैं कि प्रमोट करता था और ट्रेनिंग दिया जाता था और उसके बाद उसको हर पोस्ट पर बैठा दिया जाता था। यहां पर वैसी स्थिति नहीं है। अलाउद्दीन खलजी या खलजी वंश और तुगलक वंश के टाइम से जो इंडिजिनस पीपल सब हुआ करते थे उसको भी उसने उसमें शामिल करना शुरू किया, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में सबका योगदान रहे और कई तरह के ऑफिशियल्स हों। अगर एक ग्रुप अगर रिवोल्ट भी करता है तो दूसरा ग्रुप उसको संभालने में काम आएगा। तो अगर एक पर ही डिपेंड आता है, एक टाइप का ऑफिशियल्स पर अगर सब रिवोल्ट कर दिया तो फिर उसको कंट्रोल कौन करेगा? इसीलिए उसने क्या कहते हैं कि हेट्रोजेनस ग्रुप बनाना शुरू कर दिया, और इंडिजिनस पीपल को भी उन्होंने शासन का अधिकार देना शुरू कर दिया और बड़े बड़े पदों पर लेना शुरू कर दिया। केवल स्लैब पर ही वो डिपेंड नहीं रहे। और इसीलिए यह सुल्तान मोहम्मद तुगलक का स्लैब्स के बारे में, ऑफिशियल्स के बारे में एक इसमें बॉक्स में दिया हुआ है। उससे ये पता चलता है कि केवल इन्होंने अपने स्लैब या बंदगान पर डिपेंड नहीं रहा, बल्कि जो इंडिजिनस लोग थे उस पर भी। हाँ, कुछ आवाज आ रही है, बोलो तो। हमने क्या कहा और तुम बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो? कौन लड़का है? हमने कहा कि इसका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, बाद में तुम रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। हमारा जो क्या कहते हैं कनेक्शन है उसी के आधार पर चलेगा ना ये। तो बार बार तुम इनडिस्क्रिमिनेट क्या कहते हैं कंटिन्यूअस तुम बोल रहे हो। और ये चैटिंग भी बहुत हो रहा है, 47। ये चैटिंग बंद करो। हाँ, तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक के ऑफिशियल्स में कौन सब हैं? देखो, सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज खुमार ए वाइन डिस्टिलर, एक शराब बेचने वाला, और उसको उन्होंने बड़ा पोस्ट पर बैठा दिया। ए बारबर मनका तब्बार फिरोज हज्जाम ए बारबर। फिरोज हज्जाम नाम का एक व्यक्ति था जो बारबर कम्युनिटी से आता था और उसमें एबिलिटी था, तो उसको उन्होंने क्या कहते हैं कि बड़े पद पर अपॉइंट किया। इसके अलावा मनका तब्बाक एक कुक, और यह एक बावर्ची था, कुक था, और इसको भी उन्होंने बड़े पद दिए उसकी योग्यता के मुताबिक। एंड 2 गार्डनर्स लड्ढा एंड पीरा, और 2 माली भी था
है ना, जो बाग बगीचों का देख रेख करता था, लड्ढा और पीरा, उसको भी उन्होंने अपने ऑफिशियल्स में जगह दी, है ना। इसके अलावा बाद में हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत का इस तरह से जो ऑफिशियल्स हैं या अधिकारी वर्ग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वह धीरे धीरे शेप लेना शुरू कर देता है। और यह किस तरह से है, तो दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने जनरली पूरे एम्पायर को, पूरे सल्तनत को, है ना, जितना उसके कंट्रोल में था उसको कई भागों में बांट दिया, है ना। मान लो ये एरिया है तो इसको कई छोटे बड़े भाग में बांट दिया, है ना। ये छोटा बड़ा भाग क्या है ना, यह एक स्मॉल क्या कहते हैं कि एरिया है लैंड का, तो अलग अलग क्या कहते हैं कि भूमि क्षेत्रों में बांट दिया गया। और इस लैंड के छोटे छोटे टुकड़े को इक्ता कहा गया। क्या कहते हैं इसको? इक्ता, है ना। ये छोटे छोटे टुकड़े को इक्ता या मुक्ति, हाँ, तो ये इसको इक्ता कहते हैं, है ना। और ये इक्ता क्या है, तो ये स्मॉल एरिया ऑफ लैंड, हाँ। तो छोटे छोटे टुकड़ों में पूरे सल्तनत या एम्पायर को इन्होंने बांट दिया और हर छोटे छोटे टुकड़ा या इक्ता में एक व्यक्ति को अपॉइंट किया। और इसे कौन क्या कहते हैं, तो इसको इक्ता है लैंड का टुकड़ा, है ना, ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड। और इसका जो क्या कहते हैं कि शासन करने का जिसको अधिकार दिया गया था, जो रूलर्स होते थे या ऑफिशियल्स होते थे यहाँ पर, उसको इक्तादार कहते थे, है ना। तो इक्ता का जो एडमिनिस्ट्रेशन देखता था वह इक्तादार कहलाता था। इसका दूसरा नाम मुक्ति भी था, क्लियर है। तो इक्तादार या मुक्ति, और ये इक्तादार या मुक्ति क्या सब करता था, जिस एरिया का कोई इक्तेदार होता था वह उस पूरे इक्ता का, उस पूरे एरिया का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था। वहां पर जो डेवलपमेंट वर्क होता था वह भी करता था। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू ये कलेक्ट करता था या जस्टिस वगैरह का काम भी करता था। और साथ ही साथ अपनी सेना भी रखता था ताकि वो क्या कहते हैं उस एरिया को कंट्रोल कर सके। और इस सर्विस के बदले जितना उसका क्या कहते हैं कि अमाउंट होता था, और वह लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके उतना अमाउंट वो रख लेता था, बाकी जो पैसा होता था रेवेन्यू उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के खजाने में जमा कर देता था, वो सुल्तान के पास चला जाता था। तो यह इक्तादारी सिस्टम, यह दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन का मेन चीज है। लेकिन अगर इक्तादार या इक्ता बड़ा हो और बड़ा इक्तादार हो तो वह उसी तरह से लैंड लॉर्ड्स के तरह हो जाएगा, जो पहले अपने को सामंत कहता था। फिर धीरे धीरे पावरफुल बनने के बाद वह अपने को महासामंत कहने लगता था। और जब रूलर वीक होता था तो फिर वह रिवोल्ट कर देता था और अपने राजा बन जाता था। तो यहां पर भी तो वही प्रॉब्लम आएगा कि अगर स्मॉल इक्ता है तो वहां पर कलेक्शन, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन थोड़ा होगा, तो वह इक्तादार तो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं बन सकता। लेकिन जो बड़ा सा इक्ता होता था और बड़ा इक्तादार होता था, वहां तो पूरी पॉसिबिलिटी थी कि वह करप्शन कर करके बहुत ज्यादा वेल्थ वो कलेक्ट कर सकता था, अकुमुलेट कर सकता था अपने हाथों में, और फिर उसका इस्तेमाल कर करके वह पावरफुल बन सकता था। और जैसे ही रूलर कमजोर होता वह फिर अपने को इंडिपेंडेंट सुल्तान के रूप में एस्टेब्लिश कर देता या डिक्लेयर कर देता। और इसलिए यह इक्तादार या इक्तादारी सिस्टम यह तभी ठीक से काम कर सकता था जब राजा स्ट्रांग हो, सुल्तान स्ट्रांग हो और वह एबल हो, योग्य हो। योग्य का मतलब ये कि किसी भी इक्तादार या मुक्ति को परमानेंटली कोई इक्ता नहीं दी जा सकती थी, और टाइम पर उसका ट्रांसफर भी किया जाना था ताकि वह एक जगह उसके संसाधन और उसके लोगों के साथ किसी तरह का एक गठजोड़ नहीं बना सकता। और इसीलिए जो पावरफुल रूलर्स हुए जैसे अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक वगैरह, इन लोगों ने इस पर पूरा कंट्रोल रखा, इसका ट्रांसफर करता रहा, और साथ ही साथ
यह करप्शन नहीं करे, इसके लिए इसका ऑडिट भी होता था, है ना। ये अकाउंट ऑफिशियल्स को भी इन लोगों ने अपॉइंट किया, और फिर इसने कितना कलेक्ट किया और कितना इसका एक्सपेंसेस था, प्लस कितना उसने जमा किया, इसके ऑडिट का, एक अकाउंट का पूरा ऑडिट होता था, ताकि यह करप्शन से ज़्यादा प्रॉपर्टी कलेक्ट नहीं कर ले और धीरे धीरे पावरफुल बनकर करके फिर सुल्तान को ही चैलेंज नहीं कर ले। तो पावरफुल रूलर्स के टाइम में यह इक्तादारी सिस्टम जो दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहते हैं कि मेन सिस्टम है, यह काम करता रहा। लेकिन जैसे ही वीक सब रूलर आए, वो बड़े बड़े इक्तादारों को ट्रांसफर करने में वो डरता था, या फिर इक्तादार उसकी बात नहीं मानते थे, और धीरे धीरे पावरफुल होकर करके उसने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि दिल्ली सल्तनत के पीरियड में मंगोलों का अटैक, जो इतिहास में सबसे खूंखार जनजाति मानी जाती है, इसका आक्रमण होता रहा, और इसका आक्रमण लगभग पूरे मध्य एशिया में चलता रहा, और यूरोप तक मंगोलों ने आक्रमण किया। बाद में हालांकि यह इस्लाम धर्म को कबूल करता है, लेकिन इसकी ब्रूटैलिटी में, नृशंसता में कोई कमी नहीं आती, और जहां भी इसका अटैक होता था वहां लोगों में एक तरह से क्या कहते हैं कि टेरर क्रिएट हो जाता था, फियर क्रिएट हो जाता था, इसलिए कि बड़ी संख्या में लोगों को ऐसे ही मारता था। और इसका आतंक, इसका फियर दिल्ली सल्तनत पर भी छा गया, खास कर करके अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक शासनकाल में। खिलजी और तुगलक डायनेस्टी के पीरियड में बार बार मंगोलों का आक्रमण होना शुरू हो गया, और यह दोनों चूंकि पावरफुल रूलर था, तो इसने मंगोल समस्या या मंगोल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का प्रयास किया, और दोनों रूलर का जो अटेम्प्ट था, जो एफर्ट्स था कि मंगोलों को कंट्रोल करने का और अपने साम्राज्य को बचाने का, अपने सल्तनत को, ये कैसा कैसा अटेम्प्ट है दोनों का। तो दोनों ने अलग अलग मेजर्स अपनाए, कौन कितना सफल रहता है यहां देखें, और तुम्हारे बुक में 2 बॉक्स बनाया हुआ है कि इन दोनों ने कैसा कैसा अटेम्प्ट, ये एफर्ट्स किया, किस तरह से इन लोगों ने मंगोल आक्रमण का सामना करने का, उसको फेस करने का किस तरह से व्यवस्था बनाई। तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली वाज अटैक्ड ट्वाइस इन 1299 एंड 1300, and 1302, 1303. As a defensive measure, Alauddin Khilji raised a large standing army, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में कई बार आक्रमण, और चूंकि यह बहुत भयानक आक्रमण होता था, बहुत ब्रूटल होता था इसका अटैक, और इससे लोगों में आतंक फैलता था, तो इसको बचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो मेजर है वह डिफेंसिव है ना। डिफेंसिव का मतलब ये ऑफेंसिव नहीं है, आगे बढ़कर करके आक्रमण नहीं, अपना इतनी तैयारी रखनी है कि जो एनिमी है वो हमारा प्रिपरेशन को देख कर करके हम पर अटैक ही नहीं करे। तो डिफेंसिव मेजर है अलाउद्दीन खिलजी का। है ना, इसने डिफेंसिव मेजर अपनाया, और डिफेंसिव मेजर के तहत क्या लिया, एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। लार्ज स्टैंडिंग आर्मी मतलब बड़ी संख्या में सेना का अपॉइंटमेंट करना, और इससे ड्रिल करवाते रहना बाउंड्री पर, सीमा पर, ताकि वह देखे कि दूसरे साइड भी क्या कहते हैं कि वार एफर्ट्स या वार प्रिपरेशन पूरा है, तो मंगोल अटैक करने का साहस ही नहीं जुटा पाएगा। तो ये लार्ज स्टैंडिंग आर्मी तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहते हैं कि बना लिया, लेकिन लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को पे भी तो करना था, पैसा भी तो देना था, उतना सैलरी कहां से लाएगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या पॉलिसी अपनाई, तो वो देखते हैं। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड ए न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी फॉर हिज सोल्जर्स, है ना, एक नया शहर भी बसाया सीरी, और वहां पर उसने आर्मी का जमावड़ा कर दिया, बड़ी संख्या में आर्मी रख दिया। द सोल्जर्स हैड टू बी फेड, दिस वाज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। टैक्स वाज फिक्स्ड एट 50%,
ऑफ द प्रेजेंट पीजेंट्स इल्ड। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया कि इतनी बड़ी आर्मी है उसको पे करना है और उसको खिलाना है, क्योंकि आर्मी का अगर नीड सेटिस्फाई नहीं होगा, उसको क्या कहते हैं सफिशिएंट सैलरी नहीं मिलेगा, तो फिर वो आर्मी के रूप में काम नहीं कर सकता एफिशिएंटली। और इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जो गंगा यमुना दो आब है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र है ना, ये गंगा और यहाँ यमुना है, तो ये बीच का क्षेत्र, तो ये एलुवियल सॉइल है, काफी फर्टाइल सॉइल, और यहाँ पर काफी प्रोडक्शन होता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने मैक्सिमम लेने का प्रयास किया। इसने टोटल प्रोड्यूस का 50% टैक्स क्या कहते हैं कि लैंड रेवेन्यू के रूप में ये ले लेता था। यानी पीजेंट्स का जो यील्ड था, जो प्रोडक्शन था, उसका 50% अलाउद्दीन खिलजी ले लेता था और 50% ही किसानों का होता था। तो इसने डिफेंसिव मेजर में एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी बनाया, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, और इस लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को फेड करने के लिए इसने दोआब के क्षेत्र में लैंड रेवेन्यू को बढ़ा दिया, है ना। दोआब के क्षेत्र में लैंड रेवेन्यू को बढ़ा कर करके इसने लगभग 50% कर दिया टोटल प्रोडक्शन। तो ज्यादातर क्या कहते हैं कि उसने 50% उसने ले लिया लैंड रेवेन्यू के रूप में। अब दूसरी तरफ कि लैंड रेवेन्यू तो इसने कलेक्ट कर लिया ज्यादा बढ़ा कर करके, लेकिन सेना भी तो बहुत है, उसको सैलरी कितना दिया जाएगा, तो उतना इसके पास में करेंसी नहीं है। और इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आर्मी को फेड करने के लिए, उसका सारा नीड्स पूरा हो जाए, उसने मार्केट कंट्रोल की पॉलिसी अपनाई। कौन सी पॉलिसी है ये? मार्केट कंट्रोल या प्राइस कंट्रोल। मार्केट कंट्रोल, ये मार्केट कंट्रोल क्या है? तो चूंकि उसके पास में ज्यादा पैसा नहीं है तो सैलरी थोड़ा सा देना है, कम देना है, लेकिन सैलरी आप जो दो उससे उसका नीड्स तो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर सैलरी देने के लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं है तो सैलरी कम देना है, तो कम देना है तो उतने में ही उसकी सारी जरूरत पूरी होगी। तो सारी जरूरत कैसे पूरी होगी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जितना वो दे सकता था सैलरी उतना तो फिक्स कर दिया। इसके अलावा उसी में सारा नीड्स पूरा हो जाए आर्मी का, इसके लिए उसने प्राइस कंट्रोल कर दिया, प्राइस फिक्सेशन कर दिया सारी चीजों का, घोड़ा, नमक, हल्दी, जो भी है सब चीजों का उसने प्राइस फिक्स कर दिया और उसी प्राइस पर लोग खरीदते थे। लेकिन सवाल है कि अगर एक घोड़े की कीमत 10,000 रुपये है तो क्या वो 2,000 रुपये में वो दे देगा? अलाउद्दीन खिलजी के किसी भी रूलर के प्राइस फिक्सेशन कर देने से कोई व्यापारी ज्यादा में खरीद कर करके तो नहीं बेच देगा कम में। और घोड़ा वगैरह जनरली अफगानिस्तान के क्षेत्र से आता था, तो वहां ज्यादा प्राइस में खरीद कर करके कैसे बेचेगा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी में उन्होंने ये किया कि जो सामान बाहर से आता था और ट्रेडर को ज्यादा पैसा में खरीदना पड़ता था, अलाउद्दीन खिलजी ने उसका भी प्राइस फिक्स कर दिया और कहा कि तुमको ला कर करके इसी पर बेचना है, यही प्राइस पर, लेकिन तुमको जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कंपेंसेट स्टेट करेगा। यानी राज्य उसका कंपेंसेट कर देता था, कंपेंसेशन दे देता था जो उसको लॉस होता था, लेकिन उसको कहा जाता था कि तुम जो प्राइस पर भी मिलता है खरीदो और यहाँ पर इसी प्राइस पर तुमको मिलना है जो हमने फिक्स कर दिया है। जो लॉस है उसके लिए स्टेट उसको कंपेंसेट करता था, है ना, जितना घटा हुआ वो पूरा कर दिया। तो एक सब्सिडी का कॉन्सेप्ट भी उसने डेवलप किया कि कम सैलरी में लोग सारे सामान को नहीं खरीद सकते तो राज्य सब्सिडी दे देगा और उस सामान का कीमत काफी कम हो जाएगा। तो उसने सारे चीजों का ही प्राइस फिक्स कर दिया। और इसके अलावा उसने जो जासूस हुआ करते थे, है ना, इंटेलिजेंस, इसको इन्होंने हर लेवल पर एक के पीछे एक कई तरह से लगा दिया और ये बार बार चेक करता था कि कोई भी आदमी किसी तरह का करप्शन तो नहीं करता है, जो हमने प्राइस फिक्स किया उसी प्राइस पर बिक रहा है या फिर ज्यादा क्या कहते हैं कि प्राइस लेकर करके बेच रहा है। और कभी कभी राजा के अपने लोग या खुद राजा भी भेष बदल कर करके मार्केट में निकल जाता था चेक करने के लिए, और सारे लोगों को पता था कि अगर हमने जरा सी भी गलती की
तो यह सुल्तान को पता चलेगा और उसके बाद हमें दंड से कोई नहीं बचा सकता। और इसको इतना बढ़िया से इन्होंने कंट्रोल किया कि लगभग इसके पूरे शासनकाल में प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं हुआ, प्राइस में थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं हुआ। और जो उन्होंने फिक्स किया वही प्राइस पर ट्रेडर्स अपना क्या कहते हैं कि ट्रेडिंग करते रहे और ट्रेडर्स को भी नुकसान नहीं हुआ। और इसलिए कि अगर वो ज्यादा सामान पर पैसे पर अगर क्या कहते हैं कि सामान खरीद रहा है तो यहां पर अगर उसको कम प्राइस फिक्स कर दिया गया है और उस पर वो बेच रहा है तो जो उसको घाटा हो रहा है, जो उसको लॉस है, तो उसके लिए सुल्तान उसको कंपेंसेट कर रहा है। और मार्केट कंट्रोल पॉलिसी जब तक अलाउद्दीन खिलजी जीवित रहा, ये प्राइस फ्लक्चुएशन मार्केट में नहीं हुआ। यह एक बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए वर्ल्ड हिस्टोरियंस ने अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट कंट्रोल पॉलिसी का बहुत ज्यादा प्रशंसा की है कि यह लगभग इम्पॉसिबल है। लोगों को इंसेंटिव चाहिए होता था, है ना। इंसेंटिव इसलिए कि अगर किसी चीज का प्राइस इस साल अगर बढ़ रहा है तो लोग क्या कहते हैं कि अगले साल के लिए उसका प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पूरा फिक्स है और जरा सा भी करप्शन नहीं, कोई भी ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर पा रहा है। और इसलिए कि सुल्तान काफी एक्टिव है और उसने अपने इंटेलिजेंस को पूरी तरह से लगा कर करके रखा है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इतना बड़ा आर्मी को पेमेंट करने के लिए और उसका सारा जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसने सैलरी तो कम रखा, लेकिन उतने ही सैलरी में उसका सारा नीड सेटिस्फाई हो जाए, इसके लिए उसने मार्केट कंट्रोल की पॉलिसी अपनाई। नेक्स्ट मेजर देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और क्या करता है। अलाउद्दीन खिलजी's एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वेयर क्वाइट सक्सेसफुल। इसने दोआब में रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू को बढ़ा कर करके 50% कर दिया और इसका कलेक्शन होता है। यहां पर भी वो सफल, सक्सेसफुल। मार्केट कंट्रोल किया और ये मार्केट कंट्रोल पॉलिसी भी उसका सक्सेसफुल रहा। और साथ ही साथ वह एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी बनाने में भी सक्सेसफुल रहा और मंगोलों के आक्रमण को अंततः उसने कंट्रोल भी कर लिया, है ना। कुछ दिनों के बाद मंगोल अटैक होना बंद हो गया, है ना। उन्होंने देखा कि इसके पास भी एक लार्ज आर्मी है, पूरा प्रिपरेशन है, तो वह इस एरिया पर अटैक करना छोड़ दिया। तो अलाउद्दीन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स है वह हाईली सक्सेसफुल रहता है। और दूसरी तरफ जो दूसरा रूलर है स्ट्रॉन्ग, वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने क्या किया, मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने डिफेंसिव मेजर अपनाया, अपने प्रिपरेशन को दिखाया और उसके लिए उसने एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी बना लिया। और उस लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को वह कैसे पे करेगा, उतना खजाना में पैसा नहीं है, तो उसने कम सैलरी रखा और उसी सैलरी में सारे आर्मी अच्छी तरह से उसका फीडिंग हो जाए, उसके लिए उसने मार्केट कंट्रोल की पॉलिसी अपना ली। उसने दोआब के क्षेत्र में लैंड रेवेन्यू को बढ़ाया और उसका सक्सेसफुली कलेक्शन भी कर लिया। और ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स अलाउद्दीन खिलजी का सक्सेसफुल रहा। मंगोलों का आक्रमण भी लगभग रुक गया उसके पीरियड में। और दूसरा जो पावरफुल रूलर है मोहम्मद बिन तुगलक, इसने मंगोल अटैक का सामना करने के लिए इसने क्या सब पॉलिसी अपनाई। तो जहां अलाउद्दीन खिलजी का मेजर डिफेंसिव है, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने ऑफेंसिव मेजर अपनाया। केवल रक्षात्मक नहीं, आक्रामक उपाय किया इसने। और आक्रामक उपाय के लिए इसने क्या किया, तो आक्रामक, अगर मंगोल जिससे कि हर सेना डरती थी, इतना स्ट्रॉन्ग आर्मी था मंगोलों का और प्लस ब्रूटलिटी तो थी, उस आर्मी पर अटैक करने के बारे में सोचना, यह मानना पड़ेगा कि यह किस तरह का सुल्तान रहा होगा, है ना। तो इसने ऑफेंसिव मेजर अपनाया, केवल डिफेंसिव नहीं, रक्षात्मक नहीं, हम आगे बढ़कर करके अटैक करेंगे। और इसके लिए तो उसका काफी स्ट्रॉन्ग आर्मी चाहिए था और इसने भी एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी बना लिया, है ना। लेकिन ये लार्ज स्टैंडिंग आर्मी जो बनाया
तो उसको फेड करने के लिए इसने अलाउद्दीन खलजी के तरह पॉलिसी नहीं अपनाया मार्केट कंट्रोल की। इसने क्या किया कि इसने भी दोआब के क्षेत्र में लैंड रेवेन्यू को बढ़ाया, लेकिन जैसे ही लैंड रेवेन्यू को बढ़ाया उसके बाद दोआब के क्षेत्र में एक ड्राउट का सिचुएशन आ गया और लोगों का फसल बर्बाद हो गया। और सुल्तान का जो ऑफिशियल्स था उसने बढ़े हुए रेट पर लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू किया। अब किसानों के पास में यील्ड नहीं है, प्रोडक्शन ही नहीं है, तो वो लैंड रेवेन्यू कैसे पे करेगा। बस्ती का बस्ती खाली हो गया, ये सारे भाग गए क्योंकि पैसा ही नहीं है और सुल्तान का ऑफिशियल जनता पर अत्याचार कर रहा है, किसानों पर, कि ये रेवेन्यू का रेट है और आप इसको हमको दो, तो देगा कहां से जब है ही नहीं। तो इसका क्या कहते हैं कि जब यह इस लार्ज आर्मी को खिलाने के लिए, इसकी व्यवस्था के लिए जब इसने दोआब के क्षेत्र में लैंड रेवेन्यू बढ़ाया तो वहां पर ड्राउट पड़ गया, है ना। अलाउद्दीन खलजी ने बढ़ाया था, ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस कंडीशंस नहीं आया था और उसका मेजर सक्सेसफुल रहा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही बढ़ाया उसके बाद यहाँ ड्राउट शुरू हो जाता है और सुल्तान के ऑफिशियल्स ने उसको जबरन वसूलने का अटेम्प्ट करता है और इस वजह से लोगों में क्या कहते हैं कि एक फियर क्रिएट हो जाता है, वो भागना शुरू कर देता है। और जब सुल्तान को पता चलता है कि उस एरिया में फॉमिन आ गया है या ड्रॉट आ गया है और किसान भाग रहे हैं ऑफिशियल्स का क्या कहते हैं कि अत्याचार या इसका मनमानापन पर, तो सुल्तान ने जरा सा भी नहीं सोचा कि अगर जनता को कोई परेशानी है या फिर क्या कहते हैं कि ड्राउट आ गया है तो उस समय के लिए उसका लैंड रेवेन्यू माफ किया जा सकता था या कम किया जा सकता था। लेकिन यह राजा भी बहुत काइंड वाला हार्ट का आदमी है, इसको जनता का परेशानी से यह तुरंत ये अपना डिसीजन चेंज कर लेता था। अगर ये कह देता कि भाई ऑफिशियल से जबरन वसूल नहीं करें, जितना किसान दे सकता है आप वसूल कर लो, या फिर क्या कहते हैं कि जब ये ड्रॉट सिचुएशन खत्म हो जाएगा उसके बाद तुम ले लेना, इसने वो काम नहीं किया, ना कम किया और ना ही क्या कहते हैं कि उसे माफ किया। और इसने जैसे ही सुना कि किसानों के पास उतना प्रोडक्शन नहीं है और वो भाग रहा है गांव का गांव खाली कर करके और ऑफिशियल से जबरन उतना वसूल रहा है, तो इसने तुरंत अपना डिसीजन ही वापस ले लिया। और एक रूलर के लिए इतना क्या कहते हैं कि काइंड होना यह घातक होता है, क्योंकि राज्य को रेवेन्यू तो चाहिए। हाँ, पब्लिक के पास में प्रॉब्लम हो सकता है तो उसके लिए उसको सुविधाएं दी जा सकती है ना, कुछ इम्यूनिटीज दिया जा सकता है, और इसने अपना मेजर ही वापस ले लिया। नेक्स्ट, अब पैसा कैसे दिया जाए, सैलरी कैसे दिया जाए इतना क्या कहते हैं कि लार्ज आर्मी को, तो अलाउद्दीन खलजी ने मार्केट कंट्रोल, पैसा जितना है उतना ही पैसे में सबको सैलरी देना है तो सैलरी काफी कम हो जाएगी, लेकिन उसी में सबका नीड्स पूरा होना है तो उसके लिए प्राइस फिक्स कर देना है, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी अपना लेना है। लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसने कुछ मॉडर्न टाइप का, हाँ, तो इसने क्या किया, तो इसने टोकन मनी चलाया। ये टोकन मनी क्या है? है ना, कभी हम लोग देखेंगे कि जो करेंसी या नोट हम लोग चलाते हैं, ये तो पहले बार्टर सिस्टम था, सामान के बदले सामान, फिर उसके बाद गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स आया, है ना, और इस पर क्या कहते हैं कि लोग खरीद बिक्री करते थे, एक्सचेंज करते थे। धीरे धीरे सिल्वर और गोल्ड का प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं था और पॉपुलेशन बढ़ रहा था, तो उसको लिक्विडिटी चाहिए, सारे लोगों को सफिशिएंट क्या कहते हैं कि क्या हो गया, हाँ, तो क्या कहते हैं कि सारे लोगों के पास में पैसा चाहिए, और उतना अगर गोल्ड सिल्वर का प्रोडक्शन नहीं है तो फिर क्वाइन के रूप में उसको ढालना कैसे, बनाना कैसे। तो बाद में जब इस तरह का प्रॉब्लम आने लगा तो फिर पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे गोल्ड स्टैंडर्ड को समाप्त कर दिया, गोल्ड कॉइन्स वाला सिस्टम, और उसके बाद दूसरे तरह की व्यवस्था आ गई। और दूसरे तरह की व्यवस्था क्या आई सिस्टम, कि जो ओरिजिनल वेल्थ था
उसको उन्होंने एक्सचेंज में नहीं लगाया। जैसे मान लो कि धान के बदले में चावल ले रहा है, पैडी के बदले में राइस, या राइस के बदले में व्हीट, या राइस के बदले में दूसरे सब सामान, तो ये तो बार्टर सिस्टम हो गया। और दूसरा था कि गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स में परचेजिंग, यह भी संभव नहीं रहा है, इसका उतना प्रोडक्शन होता नहीं था, तो फिर उतना कॉइन्स बनता कैसे। तब वैसी स्थिति में एक तरह का टोकन मनी आया। टोकन का मतलब है कि यह सिंबॉलिक है, जो एक्चुअल क्या कहते हैं कि गोल्ड और सिल्वर का कॉइन्स होता था उसको नहीं रखा गया, कहे कि उतना था ही नहीं, तो उतना मनी कहां से आता, करेंसी कहां से आता। तो सिल्वर और गोल्ड को हटा दिया और इसने कॉपर का कॉइन्स चला दिया और इसका वैल्यूएशन उसी के बराबर दिया। गोल्ड और सिल्वर का कॉइन्स का जो वैल्यूएशन था उसी के तरह का। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आज आप कागज के इतने बड़े टुकड़े पर आप 10 रुपया भी लिखा हुआ देखते हो, 20 रुपया भी, उसके अलावा 50 रुपया भी, 100 रुपया भी, 500 रुपया भी, 2000 भी कागज का है टुकड़े पर। तो क्या वह एक्चुअल वेल्थ है? वो तो कागज का एक टुकड़ा है ना। और यह चीज जो डेवलप हो रहा है कागज का टुकड़ा, और उस पर क्या कहते हैं कि जो आरबीआई है उसका गवर्नर का केवल एक प्रॉमिस है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ रुपीज, इतना है ना। इसको लीगल टेंडर मनी कहते हैं, लेकिन यह एक्चुअल वेल्थ तो नहीं है, ये तो कागज का ही टुकड़ा है ना। तो यह कागज का टुकड़ा कैसे आया? तो यह टोकन मनी के रूप में जो यहां से जो करेंसी का डेवलपमेंट है उसका अगला है कि टोकन मनी, यानी सोना चांदी का जो एक्चुअल वेल्थ होता था, एक्चुअल क्या कहते हैं कि करेंसी होता था, उसको हटा दिया, उसके बदले में दूसरा करेंसी ले लिया और वैल्यूएशन उसी के बराबर। अब अभी भी हम लोग सोना चांदी का कॉइन्स तो इस्तेमाल नहीं करता है पूरे वर्ल्ड में, और जो कागज का टुकड़ा दिया जाता है उसका वैल्यूएशन उसी के बराबर रख दिया जाता है जो पहले करेंसी चल रहा था। तो यह रिप्रेजेंटेटिव मनी है, एक्चुअल मनी नहीं है ये केवल रिप्रेजेंट कर रहा है। और गवर्नर आपको क्या कह रहा है कि मैं वादा करता हूं, आई प्रोमिस, है ना। तो यह जो रिप्रेजेंटेटिव मनी है उसी का डेवलपमेंट है करेंसी का, और उसी तरह से टोकन मनी आया और फिर धीरे धीरे यह रिप्रेजेंटेटिव करेंसी के रूप में क्या कहते हैं कि पेपर वगैरह में आना शुरू हो गई। और बाद में जो मॉडर्न सिस्टम है करेंसी का, इसको लीगल टेंडर बना दिया गया। अब यह लीगल टेंडर क्या है? तो लीगल टेंडर में है कि आपको एक्चुअल जो क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, सोना चांदी, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। यह कानूनी रूप से एक्सेप्ट करना आपके लिए जरूरी है। सरकार ने कागज का या फिर पेपर करेंसी जारी कर दिया, और आरबीआई का गवर्नर सरकार के एजेंट के रूप में उसने क्या कहते हैं कि ये भारत सरकार का एजेंट के रूप में उसने एक प्रॉमिस कर दिया, इसलिए कि भारत सरकार का जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई क्या कहते हैं कि संचालित करता है। तो उसने एक प्रॉमिस कर दिया कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ रुपीज 100 या 1000 या 500, है ना। और यह लीगल टेंडर का मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि ये कागज का टुकड़ा हम नहीं लेंगे, यह कानूनी रूप से वैध हो गया। लीगल टेंडर का मतलब आप इसे लेने से रिजेक्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो कागज का टुकड़ा है, आप कहते हो ऐसा इसलिए नहीं कहते कि यह लीगल टेंडर है और बहुत पहले से हो चुका। लेकिन पहले जमाने का लोगों को अगर सोना चांदी के बदले में तांबे का सिक्का देगा या इस तरह का व्यवस्था देगा तो शुरू में तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कहेगा कि तो हमको ठग रहा है, ये सोना चांदी नहीं दे करके उसके बदले में ये हमको साधारण चीज दे रहा है। तो करेंसी का डेवलपमेंट है, और इसी तरह से टोकन मनी से होते होते हम लोग रिप्रेजेंटेटिव मनी एक तरह से आया, ये टोकन मनी भी उसी का पार्ट है। बाद में फिर पेपर करेंसी भी आया, और इसको अब लीगल टेंडर बना दिया गया है, आपको एक्सेप्ट करना है। आप अगर नहीं करोगे तो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। आप नहीं कह सकते कि हम ये इसमें पेमेंट नहीं लेंगे, आपको इसी करेंसी में पेमेंट लेना है। और इंडियन टेरिटरी के अंदर आप रूपी में पेमेंट लेने से रिजेक्ट नहीं कर सकते, और हर देश का करेंसी इसी तरह से लीगल टेंडर है ना। तो ठीक इसी तरह से जो लीगल टेंडर मनी है यह एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव मनी ही है या टोकन मनी है। एक्चुअल वेल्थ तो है नहीं, एक ही कागज का टुकड़ा में आप कितना भी लिख दो तो वह एक्चुअल वेल्थ तो नहीं है ना। हाँ, लेकिन एक्चुअल वेल्थ के बराबर परचेजिंग पावर है उसमें,
है ना। उसी कागज में कहीं वो 10 रुपया अदा करने का वचन दे रहा है, कहीं 100 रुपया, कहीं 500 रुपया, कहीं 2000 रुपया। तो वो प्रॉमिस है भारत सरकार की तरफ से, है ना। तो हर देश में इसी तरह से चल रहा है। और इसी तरह का व्यवस्था मोहम्मद बिन तुगलक ने काफी पहले रिप्रेजेंटेटिव मनी चलाने का व्यवस्था कर लिया कि अगर पैसा नहीं है, सोने चांदी का प्रोडक्शन अगर इंटरनेशनल लेवल पर कम था तो उसको इंपोर्ट भी नहीं किया जा सकता था। और वैसी हालत में ये सारे क्या कहते हैं कि आर्मी को, इस विशाल आर्मी को, लार्ज आर्मी को पेमेंट कैसे करना था, तो उसने कहा कि टोकन मनी तो हम चला सकते हैं। तो उसने कॉपर सफिशिएंट क्या कहते हैं कि क्वांटिटी में था और उसने उसी का सिक्का ढाल दिया और उसका वैल्यूएशन रखा सोने और चांदी के सिक्के के बराबर, जो पहले करेंसी चलता था उसके बराबर। और लोगों से कहा गया कि आप सोने चांदी का सिक्का जमा कर दो और इसको आप क्या कहते हैं कि यूज करो, उसके बदले में दे दिया गया। लेकिन उतना पहले का आदमी उतना एक्टिव भी तो नहीं था। कहा जाता है कि ये सुल्तान अपने समय से आगे भी दिखता है, इंटेलिजेंट भी, और इसके क्या कहते हैं कि कंपैरिजन में जनता काफी पिछड़ी हुई थी। कहाँ ये टोकन मनी की बात कर रहा है जिससे ये मॉडर्न करेंसी डेवलप होकर करके यहाँ तक आया है, लेकिन उस समय की जनता इतना जागरूक भी तो नहीं है, एक्टिव भी तो नहीं है। और जैसे ही कॉपर का मार्केट ये टोकन मनी के रूप में लाया गया मार्केट में, लोगों के पास में जो कॉपर था घर में, उसने भी क्वाइन बना कर करके मार्केट में चला दिया, फेक करेंसी, है ना। आजकल भी हम लोग फेक करेंसी की बात कर रहे हैं, उस समय भी फेक करेंसी चला। लेकिन आज भी आप ध्यान दोगे कि अच्छे अच्छे लोग कौन सा नोट फेक है इसको पहचानने में क्या कहते हैं कि सक्षम नहीं हो पाता है। तो उस समय की जनता क्या करेगी? हालांकि सुल्तान ने जो क्वाइंस ढाला टोकन मनी के रूप में, उसमें उसने बढ़िया से उसका सिक्योरिटी फीचर्स दिया, लेकिन जनता तो उतना क्या कहते हैं कि केयर करती नहीं, और इसीलिए फेक करेंसी मार्केट में आया और वो चल भी गया। अब जब ज्यादा चलेगा, मार्केट में सर्कुलेशन बढ़ जाएगा करेंसी का, तो फिर उसका परचेजिंग पावर भी घट जाएगा, है ना। एक साधारण सा चीज है कि किसी चीज का मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगा, तो सप्लाई बढ़ जाएगा और डिमांड अगर नहीं है उसका ज्यादा, तो फिर उसका प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा। और अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वैसी स्थिति में उसका फिर प्राइस राइज होना शुरू हो जाएगा। अब यहां पर है कि करेंसी जितना चाहिए उतना तो सुल्तान ने क्या कहते हैं कि मिंटेज से उसको ढाल दिया कॉइन के रूप में। इसके अलावा फेक करेंसी भी बहुत बड़ी मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी में मार्केट में आ गया। तो रुपया का जो सप्लाई है कॉइन का या सर्कुलेशन है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मार्केट में, और इसीलिए उसका परचेजिंग पावर गिरना शुरू हो जाता है। यानी बहुत सारा पैसा में थोड़ा सा सामान मिलना शुरू हो जाता है, और इसके चलते जनता का विश्वास इस पर से उठ जाता है, और जनता इस करेंसी में लेन देन करने से अब मना कर देती है। अब पहले इस तरह से लीगल टेंडर तो नहीं बनाया था, ये तो डेवलपमेंट है ना, बहुत बाद में आकर करके ये सब लीगल टेंडर बनाया गया। हाँ, तो एक एफर्ट था, जनता भी केयर नहीं कर सकी और लोगों ने फेक करेंसी भी चलाई, और सर्कुलेशन बढ़ने से इस करेंसी का परचेजिंग पावर काफी गिर गया, और बहुत सारा पैसा में थोड़ा थोड़ा सामान मिलने लगा। तो लोगों को भी लगा तो हमको तो ठगेंगे, पहले हमारा ओरिजिनल क्वाइन था और उसमें कितना सामान होता था, अब तो यहाँ पर बहुत सारा क्वाइन में थोड़ा सा सामान हो रहा है, और लोगों का विश्वास हट गया और उसने इस करेंसी को लेने से इनकार कर दिया। जब जनता एक तरह से रिवोल्ट पर उतारू हो गई कि इस तरह का करेंसी हम नहीं लेंगे, तो फिर यह सुल्तान कदम पीछे हटा लिया कि जनता को बहुत परेशानी हो रही है। तो फिर इसने अपना ये मेजर वापस ले लिया और पब्लिक से कहा कि आपके पास जो करेंसी हमने दिया है, गोल्ड क्वाइन, ये गोल्ड और सिल्वर क्वाइंस के बदले आप अपना कॉपर वाला करेंसी जो टोकन मनी, उसे आप वापस कर दो, आप अपना करेंसी ले जाओ। जनता का प्रॉब्लम देख कर करके जब जनता लेकर करके आया करेंसी टोकन मनी कि हमारा गोल्ड और सिल्वर का दे दो, तो गवर्नमेंट ने उसी करेंसी पर पेमेंट किया जो ओरिजिनल था, किसी भी फेक करेंसी पर उसने पेमेंट नहीं किया। इसका मतलब है कि उसमें सिक्योरिटी फीचर्स था और जनता ने ध्यान नहीं दिया। आज ही हम लोग ध्यान देते हैं क्या? आप एक गड्डी रुपया निकाल लोगे तो क्या हर रुपये का निकाल कर करके आप देखोगे इतना लोगों के पास फुर्सत है ना? तो करप्शन उस समय भी, लोग चालाक भी, है ना, और फेक करेंसी भी आ गया।
तो इसका यह मेजर भी क्या कहते हैं कि सक्सेसफुल नहीं हुआ। दूसरा, इसने कश्मीर पर अटैक किया और साथ ही साथ ट्रांस ऑक्सियाना है ना, जो मिडिल एशिया का एरिया है, वहां पर इन्होंने सोचा कि हम अटैक करेंगे उस एरिया पर जो हमारा नहीं है और जो ये मंगोल का क्या कहते हैं कि प्रभाव क्षेत्र में आ रहा है, उस एरिया पर हम क्या कहते हैं कि अटैक करेंगे और वहां से जो वार क्या कहते हैं कि ट्रेडिशंस था कि अटैक करना है तो केवल पराजित करने के लिए या अपना क्या कहते हैं कि पावरफुल किंग बनने के लिए नहीं, उस एरिया को भी लूटना था ताकि उससे क्या कहते हैं कि कुछ वेल्थ आ जाता और जिस लड़ाई के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं आर्म्स एंड आर्सेनल्स में, वह पैसा लूट से आ जाए, हमको लूट और प्लंडर से। तो सोचा कि हम लोग क्या कहते हैं कि मध्य एशिया पर ही अटैक कर देते हैं आगे बढ़ कर करके, और इसीलिए यह ऑफेंसिव था। केवल अपने क्षेत्र में हम तैयारी करके रहेंगे कि अगर मंगोल अटैक करता है तो उसको जवाब देंगे, और ये नहीं, ये आगे बढ़ कर करके उसी के एरिया पर अटैक करना चाहता। और इसके लिए एक विशाल आर्मी बनाया, और जब अटैक करने का समय आया तो वेदर इतना खराब हो गया कि यह आक्रमण हो ही नहीं सकता। अब सवाल है कि जब आक्रमण होता तो फिर उस एरिया में जो लूट और प्लंडर करता है सब, तो उससे इस आर्मी का क्या कहते हैं कि फीड कराया जा सकता था, लेकिन ये तो आक्रमण हुआ ही नहीं। और जब आक्रमण नहीं हुआ, लैंड रेवेन्यू जो ज्यादा वसूलने का प्रयास किया, वहां पर क्या कहते हैं कि ड्रॉट आ गया, राजा का साथ नहीं मिला। दूसरा, इसने क्या कहते हैं कि टोकन मनी चलाया, उसमें जनता क्या कहते हैं कि भरोसा नहीं की, और उसके बाद उसे टोकन मनी भी वापस लेना पड़ा। तो इतना विशाल आर्मी को फिर सैलरी कैसे देना था? तो एक तरीका था कि इसका जो ऑफेंसिव मेजर था कि उसी के एरिया पर अटैक करना है और उसका टेरिटरी प्लस उसका लूट और प्लंडर से वहां पर वेल्थ भी हमें इकट्ठा करना है, जिससे कि हम आर्मी को पे कर सकें। लेकिन यह अटैक बैड वेदर कंडीशन के कारण नहीं हो सका। अब नहीं हो सका तो सवाल है कि आपके पास पैसा भी नहीं है और आपका ये टोकन मनी भी नहीं चला, लैंड रेवेन्यू जो ज्यादा कलेक्ट करने का कोशिश किया वह मेजर भी आपका क्या कहते हैं कि फेल हो जाता है। तो फिर इतना बिग आर्मी को, लार्ज आर्मी को आपको पेमेंट कैसे करना है? तो यह आर्मी को वह पे नहीं कर सकता था जब कहीं से इनकम ही नहीं है, कहीं से कोई सोर्स ही नहीं आया, तो ये आर्मी को पेमेंट कैसे करेगा? और लास्ट में इसने उस आर्मी को डिजॉल्व कर दिया। और जैसे ही डिजॉल्व होगा, जिन लोगों को नौकरी मिली थी तो उसके पास में लाइवलीहुड का एक साधन था, मीन्स था, और ये ट्रेंड लोग थे। और जब आप इसकी नौकरी को खत्म कर दोगे तो ये जो बस्ती समाज में जाएगा, जो लड़ने भिड़ने में एक्सपर्ट है, तो ये क्या वहां पर चुपचाप पड़ा रहेगा? इसने अपना क्या कहते हैं कि जीविकोपार्जन करने के लिए, लाइवलीहुड के लिए जितना काम मिलता था या नहीं, तो फिर जनता के बीच लूट मार करना शुरू किया और पूरे एम्पायर में, सल्तनत में एक तरह का कैओस का स्थिति आ गई। तो इसका यह एक्सपेरिमेंट भी है ना। और जहां अलाउद्दीन खलजी का तैयारी देख कर करके मंगोल अटैक नहीं किया, वहां मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जब मंगोलों ने अटैक किया तो इसकी सेना ने उसे पराजित करके खदेड़ दिया, और उसी से इसका हिम्मत बढ़ा था कि आगे बढ़ कर करके मंगोल टेरिटरी पर ही कब्जा कर करके, अटैक कर करके हम उसको अपने में मिला लेते हैं, क्योंकि इसने सफलता पाई थी। और इसका इतना स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं कि आर्मी था कि मंगोल जब आक्रमण किया तो उसे यह डिफीट करता है और उसे भगा भी देता है। और इसी से यह उत्साहित होकर करके कहा था कि हम ट्रांस ऑक्सियाना वगैरह क्षेत्र में जो मंगोल टेरिटरी था उस समय, कि उस पर अटैक कर करके हम क्या कहते हैं उस एरिया को ही कब्जा कर लेंगे, तो हमें लूट और प्लंडर से भी वेल्थ मिलेगा और साथ ही साथ उस एरिया हमारे अंडर में परमानेंटली आ जाएगा, तो फिर हमें रेवेन्यू वगैरह भी मिलेगा। लेकिन वह तो हो नहीं सका, और ये लार्ज आर्मी जैसे ही इन्होंने खत्म किया तो फिर इससे साम्राज्य में अराजकता फैली। नेक्स्ट मेजर था इसका कि पूरे इंडिया को कंट्रोल करने का, और साउथ इंडिया को भी इसने क्या कहते हैं कि जीता, और उसके बाद उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो इसने कहा कि दिल्ली से, या फिर हम देखे थे कि गुप्ता पीरियड में मगध से कंट्रोल करना उतना बड़ा एरिया को संभव नहीं था, इसलिए समुद्रगुप्त की एक प्रैक्टिकल पॉलिसी कि दक्षिण भारत में गया भी और वहां जीत कर करके उसका राज्य फिर उसी डिफीटेड किंग को दे दिया कि आप चलाओ, केवल मेरा सबऑर्डिनेट बनकर करके रहो। ठीक उसी तरह से उस पॉलिसी को आगे भी अपनाया रूलर्स ने, और यही स्थिति यहाँ पर है
कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में भी साउथ इंडिया को तो जीत लिया गया, लेकिन वो बहुत देर तक उसके अंडर में रहा नहीं। जैसे ही आर्मी वहां से हटती थी वैसे ही वो फिर इंडिपेंडेंट हो जाता था। और पूरे इंडिया को यूनाइट करने के लिए इस किंग ने, इस रूलर ने क्या किया कि कहा कि दिल्ली से अगर कंट्रोल नहीं किया जा सकता साउथ इंडिया को, तो देश का कैपिटल ही चेंज कर करके बीच में कर दो। कहे कि दिल्ली से डिस्टेंस बढ़ जाता है तो फिर कभी रिवोल्ट होगा तो दिल्ली से क्या कहते हैं कि कंट्रोल करने के लिए सेना भेजने में तो काफी समय लगेगा, तो कैपिटल ही बीच में रहे ताकि नॉर्थ इंडिया भी कंट्रोल में रहेगा, साउथ इंडिया भी कंट्रोल में रहेगा। तो इसने राजधानी बदलने का भी एक प्लानिंग किया और महाराष्ट्र के दौलताबाद एरिया में इसने राजधानी भी बनाया, नई राजधानी। लेकिन वह एक्सपेरिमेंट भी इसका सफल नहीं हुआ। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जितना एक्सपेरिमेंट है और जितना एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है, इसका वर्ल्ड हिस्टोरियंस ने काफी प्रशंसा किया है, इसलिए काफी इंटेलिजेंट मूव है। लेकिन एक बादशाह में रिजिडिटी नहीं होने के कारण और दूसरा जो सर्कमस्टांसेस उस समय डेवलप हुआ वह भी फेवरेबल नहीं था। इस दो चीज के कारण, एक तो रूलर में रिजिडिटी होना चाहिए, है ना, हम अपने स्टैंड पर क्या कहते हैं कि कायम रहे मजबूती से, वह नहीं है रूलर में। जैसे ही जनता को कोई प्रॉब्लम होता है और सुल्तान को पता चलता है वो अपना मेजर ही वापस ले लेता है। तो सवाल है कि ऐसे तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलेगा। अगर किसी पॉलिसी से किसी को अगर लॉस हुआ है तो उसको कंपेंसेट करना है ना। तो इसका सारा जो इंटेलिजेंट मेजर्स था, मूव था, वह सब विफल रहता है ना। एक ही सफलता रहती है कि मंगोल आर्मी पहली बार भारत पर अटैक करने के क्रम में पराजित होता है ना। तो इस सुल्तान का मेजर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स अलाउद्दीन खिलजी की तरह सफल नहीं होता है, लेकिन यह एक ऑफेंसिव मेजर्स को लेकर के चल रहा था और इसका बड़ा अचीवमेंट था कि इस स्ट्रॉन्ग आर्मी को, मंगोल है ना, जिससे सारे लोग डरते थे, उसको इन्होंने डिफीट करने में सफलता भी प्राप्त की। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम होगा तो जो मेरा नंबर दिया हुआ है उसमें पूछना है, क्योंकि अब ये PWT फर्स्ट ये 22 तारीख से हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है ना। तो हम यहाँ पर ज़्यादा मैसेज आपको नहीं दे सकते, तो आप फ़ोन कर करके ये पता कर लेना है ना। और प्लस हम व्हाट्सएप पर मैसेज भी छोड़ देंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। हो गया। आपका था आहिस्ता से कहे नहीं बोल दिया, हमको भी समझ। हम ले रहे हैं, हम उसे में ले रहे हैं। और देखिए इसका वीडियो बंद करना पड़ता ना। अच्छा, आपका सामान मेरे घर में है। ये पता नहीं ये वीडियोग्राफी हुआ कि नहीं हुआ। आपका सामान